होता है एटमॉस्फेयर में किसी भी प्रकार का जी, वो जैसे ये आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ कि जहाज आके ही घुस गया, दैट वाज नेवर थॉट ऑफ, वो हो गया। वो पार्ट भी उन्होंने कवर कर रखा था कि कोई जहाज ही दे मारे आकर के, हो सकता है। दैट पार्ट वाज आल्सो कवर्ड बिकॉज़ एक्सटर्नल कंक्रीट डोम इज सो स्ट्रांग। वो ऐसा बना दिया था कि वो जहाज वाला पार्ट भी कवर्ड है और बाकी सब भी कवर्ड है जी। पर प्रॉब्लम उनको क्या हो गया कि ज्यों ही थोड़ा सा सुनामी से पहले तो हवा वगैरह आई ना, तूफान आया, फिर पानी वानी बाद में आया। अब वो ज्यों ही हवा चली, दे शट इट डाउन, बंद कर दिया। क्या भैया बंद करो, इमीडिएटली बंद हो गया। बंद हो गया तो एवरीबॉडी वाज कूल एंड काम कि भाई ठीक है, अब मतलब बंद हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। सुनामी के आने से वो मोटरों में पानी चला गया। अब मोटरों में पानी गया, इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई, अगेन कूलिंग स्टॉप्ड। तो कूलिंग जब स्टॉप हो गई तो देयर वाज नो वे आउट। वो फिर वो अभी हीट ज्यादा थी और मेल्ट हो गया। हाँ, जो हमारी रिसर्च कहती है बेसिकली व्हाट हैड हैपेंड वाज कि जब अर्थक्वेक आया उसके बाद सुनामी जनरेट होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और दैट वाज अ बिग वेव व्हिच हिट द न्यूक्लियर पावर प्लांट जी। तो ऑटोमेटिकली उनको नहीं करना था कुछ, अपने आप हो गया बंद। the computer software Yes. immersed all the controlling rods into the reactor cadmium rods. and shut down the reactor automatically. Yes. लेकिन they had never ever counted, हाँ। क्योंकि जो रेजिडुअल, जो प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे हीट की, कुडनकुलम पावर प्लांट को लेकर हुड्डा साहब यही कुछ आशंकाएं जताई गई थी कि जो रेजिडुअल हीट होती है कि रिएक्टर तो आपने शट डाउन कर दिया, लेकिन दोस न्यूक्लियर फ्यूल रॉड्स आर स्टिल गिविंग आउट अ लॉट ऑफ हीट। वो दो दिन तक जो कूलेंट है, जो उस केस में जो वाटर था वो बॉयल करता रहा एंड इट वाज वेपराइजिंग इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आल्सो एंड हाइड्रोजन आल्सो प्योर, बीइंग वेरी वोलेटाइल, डेंजरस, आग लगती है उसमें। तो जो कोर था उसका, जो स्टील कंटेनमेंट चेंबर था, उसमें इतना अल्टीमेटली प्रेशर बन जाता है कि इट ब्लू अप, तो हाइड्रोजन इग्नाइटेड और उससे फिर रेडिएशन जो निकलने लगा। अच्छा, जो बैकअप जनरेटर्स थे, क्योंकि जापान के नेशनल ग्रिड से इनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली, जो बैकअप इनके जनरेटर्स थे वो सुनामी के पानी में डूब गए थे। तो उन पंप्स को वो ऑपरेट ही नहीं कर पाए, जो ठंडे पानी को सर्कुलेट करते रहते, जिससे शट डाउन के बाद का जो कूलिंग प्रोसेस होता है वो प्रॉपर्ली कन्विंस हो जाता। तो कहीं ना कहीं हुड्डा साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर कुडनकुलम में लोग आज शोर मचाते हैं या जेटापुर के, क्योंकि जेटापुर को भी एक मॉडरेट साइज्मिक एरिया में बताया जाता है, 9000 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट फ्रांस की मदद से जेटापुर में लगाने का प्लान है। तो कहां तक जायज है ये डर? देखिए, डर तो है इस चीज का, और क्योंकि कई 4-5 एक्सीडेंट हो चुके हैं जी, और ये है भी बहुत डेंजरस है जी। अगर एक बार हो गया तो मामला काबू नहीं आता। लेकिन गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूं कि इनके पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। और उसके बाद मनमोहन सिंह जी का बयान भी आया था कि तारापुर और जितने भी हमारे एटॉमिक एनर्जी है वो सारे सेफ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और पूरी ढंग से गवर्नमेंट इन पे ध्यान भी दे रही है, और मैं समझता हूं कि कोई ऐसे एक्सीडेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कुडनकुलम पावर प्लांट के जो रिएक्टर्स हैं, दे आर वेरी मॉडर्न एंड थर्ड जनरेशन रिएक्टर्स। इसमें पैसिव हीट रिमूवल सिस्टम है, जो पैसिव हीट एक डेवलप हुई थी फुकुशिमा में, उसमें वो भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। ठीक है जी, डबल कंटेनमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि भैया कि एक अगर कंटेनमेंट चेंबर कोलैप्स, कुडनकुलम में तो आधुनिकतम तकनीक का उपयोग उसमें हो रहा है। उसमें हाइड्रोजन रिकम्बाइनर भी है। फुकुशिमा में जो रेजिडुअल हाइड्रोजन एक बनी थी जिससे एक्सप्लोजन हुआ, इसमें वो होने के भी चांसेस नहीं है। ठीक है, दूसरा, अगर कोर ही कल को मेल्ट डाउन हो जाता है कंप्लीट, तो कोर कैप्चर का भी प्रोविजन है। तो आई थिंक द सेफ्टी मेजर्स आर वाइड एंड गुड इनफ। तो उसके बाद अगर मुझे ये समझ में नहीं आता कि जैन साहब, अगर इतने कुछ प्रोविजंस हैं, इतना सब कुछ, देखो एक्सीडेंट तो कभी भी कहीं भी हो सकता है। क्या थर्मल पावर प्लांट्स में एक्सीडेंट नहीं होते होंगे? वहां भी होते होंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए आज आप मनमोहन सिंह सरकार के साथ कहां तक हैं? हम सरकार की न्यूक्लियर एनर्जी में प्रगति करने के उनके साथ हैं जी, मतलब, लेकिन सेफ्टी मेजर्स को वो ध्यान में रख ही रहे होंगे, ये हमें विश्वास है। अब लोगों में अगर किसी भी तरह की आशंकाएं हैं, उसको दूर करने का फर्ज भी सरकारों का बनता है। एक चीज में, क्लॉज नंबर 35 भी है न्यूक्लियर लायबिलिटी भी आएगा इसमें, उस पे मैं और आना चाहूंगा, बिकॉज दिस क्लॉज इज अगेन आई थिंक वे ऑफ द लाइन। ये क्लॉज ये कहता है कि अगर कल को कुछ भी होता है, सू करना है या कुछ भी है, आप किसी सिविल कोर्ट में सू नहीं कर सकते। कमिश्नरेट्स बनाए जाएंगे, डैमेज क्लेम्स कमीशन ऑफ न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी।
तो ये इसको आप कहां तक सही मानते हैं? इसमें तो जैसे बैंकिंग में होता है, नहीं यूएसए में आप जाएं, वहां पे सिविल कोर्ट्स में आप सू कर सकते हैं। हर कंट्री की अलग अलग व्यवस्था है। अगर उन्होंने इसको बनाया है तो इसके बारे में मेरा कोई ज्यादा अध्ययन नहीं है। इसकी बारीकियां और इसके महत्व के बारे में मैं कुछ ज्यादा प्रामाणिकता से नहीं कह पाऊंगा। नहीं, न्यूक्लियर डैमेज क्लेम्स कमीशन, आप जैन साहब न्यूक्लियर डैमेज क्लेम्स कमीशन बनाते हैं, तो आपने तो जो डॉक्टर भाभा ने कहा था एक क्लोज फ्यूल साइकिल है, तो यहाँ पे भी तो मैं ये मतलब न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल, हुड्डा साहब अगर आप गौर करें तो ये तो एक तरह का क्लोज फ्यूल सर्किट सा घूमता रहेगा ना उसमें, ठीक है ना। जो अगर सफर करता है इन केस ऑफ एनी न्यूक्लियर एक्सीडेंट, जो आम एक नागरिक है सिविल, वो तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है ना। तो उसमें तो ऑपरेटर और सप्लायर के बीच में सारी बात घूमती रहेगी, वहीं घूमती रहेगी। और जो विक्टिम है वो, और जो क्लेम अमाउंट है वो भी बड़ा मिनिस्क्यूल है। क्या कहना चाहेंगे हुड्डा साहब इसके? नहीं, इसके बारे में चर्चा हो सकती है पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट से बाहर भी। नहीं, द बिल हैज ऑलरेडी बीन साइंड। हाँ, नहीं ठीक है, उसके बावजूद भी बिल साइन और उसके बाद भी तो अमेंडमेंट होते रहते हैं, ये बात नहीं है। उसके बारे में बाहर भी चर्चा हो सकती है कि जो लोग, अगर मान लो ऐसा कोई एक्सीडेंट भगवान ना करे कि हो जाए जी, और जो लोग सफर करेंगे उनको अगर ये अधिकार नहीं है, तो मैं समझता हूं कि इसके बारे में चर्चा की जा सकती है, और चर्चा सभी पार्टियों को मिलके जी इस पे एक मत होना चाहिए। हाँ, इसको पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के, जैसे प्रदीप जी कई बार कह देते हैं, अब ये यहाँ तो हमारे सामने तो ये कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, और ये गोरखपुर का जो प्लांट है, सरकार 1984 के अंदर सरकार ने, उस समय भी हमारी सरकार थी, हमने जमीन दी है और हमने जो भारत सरकार की शर्तें सारी वो मानी हमने जी। आज ये उसका विरोध कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि भाई क्या ये आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश के हक में काम कर रहे हैं? क्योंकि इनको वोट चाहिए अगले चुनाव में। मेरी बात, मैंने आपकी बात कहने का अधिकार नहीं कि देश के खिलाफ काम करना है। आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप देश की प्रगति में बड़ी विनम्रता से आपसे कहना बाधक है, आप बाधा डाल रहे हैं। आप वहां जाके खड़े हो गए, लोगों को भड़का रहे हैं, वहां गोरखपुर के लोगों को कह रहे हैं कि जी यहाँ नहीं लगना, हम आपके साथ नहीं लगने देंगे, किसी कीमत पर नहीं लगना। कहां तक जायज है जैन साहब? जहां तक हमारी अभी तक डिबेट, हुड्डा साहब ने बिल्कुल मुझे सही याद दिलाया कि 1984 में जब कांग्रेस की सरकार थी तभी इसकी कोई प्रस्ताव बना था, जो कि समय लगते लगते आज उसकी शक्ल अख्तियार करने की स्थिति में है, और इन्हीं हुड्डा साहब की सरकार ने उसको बनाया था, और इन्हीं हुड्डा साहब ने उसका अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियों में रह करके पार्टी की सुविधा के अनुसार से विरोध और समर्थन किया है। आज इनका स्टैंड क्या है ये हमारे सामने आया है, तो कहीं लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है, भूमि अधिग्रहण जी और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये दोनों चीजें अलग अलग विषय हैं जी। आप तो पावर प्लांट लगाने के खिलाफ हैं। आप रुकिए ना। आप कह रहे हैं हमारी सरकार तो 1984 में थी, 1987 से 91 में इनकी सरकार थी, 2000 से 2005 तक इनकी सरकार थी, इनकी सरकार ने रेटिफाई किया है। आज क्योंकि हुड्डा साहब की लोकप्रियता दिन पे दिन बढ़ रही है कि हुड्डा साहब को गिराने के लिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गिराने के लिए आप कोई ना कोई नए हथकंडे रच रहे हैं, और आज उन लोगों के साथ जाके इनके नेता खड़े हो गए, इनके कुलदीप बिश्नोई और इनके जो जितने बाकी नेता, कृष्णपाल गुर्जर वगैरह। कुलदीप बिश्नोई जी हमारे आपके पार्टनर हैं, के नेता हैं। हाँ, मैं तो आप सारे लोग, उनका फैसला, आपका फैसला एक इकट्ठा है, क्योंकि आप इकट्ठे आगे आने वाले समय में आप इकट्ठे, मैंने वही कहा ना, आपने भी और पहले भी चुनाव अलग अलग, इसलिए मेहरबानी करके अपनी लीडरशिप को समझाएं। मैं थोड़ा बीच में, मुझे बात तो पूरी करना जी प्लीज। मैं तो इतनी बात, एक सेंटेंस कहना चाहूंगा कि हुड्डा साहब ने अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियों में एक ही मुद्दे पर अलग अलग स्टैंड लेकर के अपनी राय बताते रहे हैं। आज इनका जो स्टैंड है वो हम सबके सामने आया है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है, मैं जो कहना चाह रहा था, भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की स्थापना, ये दोनों अलग अलग विषय है। भूमि अधिग्रहण के बारे में वहां के स्थानीय नागरिकों ने मुआवजे की राशि को बढ़ाने की मांग को लेकर जी अपनी बातें रखी हैं, उसके बारे में हरियाणा सरकार को विचार करना चाहिए। भूमि अधिग्रहण को लेकर था, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट लगाने के बारे में वहां के आसपास आबादी में रहने वाले लोगों की जो आशंकाएं हैं, उनको दूर करने का फर्ज सब लोगों का है, सरकारों का ज्यादा है, राजनीतिक दलों का भी है, सामाजिक संगठनों का भी है। इसमें भूमि अधिग्रहण को उससे जोड़ करके देखेंगे तो सारा विषय आपस में का घालमेल हो जाए। भूमि अधिग्रहण हुड्डा साहब ने सारी मान ली उनकी बात। देखिए, जहां तक भूमि अधिग्रहण की बात है कि हरियाणा की तारीफ हुई है पूरे इंडिया में, मैंने सिर्फ एक विषय विशेष के संदर्भ में अपनी बात कही है। और जो पैसा एक्विजिशन में दिया जा रहा है किसानों को हरियाणा में, उसको एक मॉडल माना जा रहा है पूरे इंडिया के लिए। तो आई थिंक मतलब मेरा ये मानना है कि मतलब ऑपोजिशन करना फॉर ऑपोजिशन पर से, ये कहां तक ठीक है? जहां तक अगर कंट्री के देश के हित की बातें हैं, कभी भी विरोध करने के लिए विरोध नहीं करते हैं।
एक बात। दूसरी बात, मैंने उस विषय के अंदर 2 बिंदु थे, दोनों को अलग अलग करके बताया है जी। कि वहां का धरना वहां के स्थानीय किसानों का था, उसमें हुड्डा साहब की वर्तमान पार्टी के ही कुछ साथी उसमें शामिल थे। तो आपका कहने का मतलब और है जिन कि न्यूक्लियर पावर को लेकर के आपके पार्टी इसमें भारत को और सभी प्रदेशों को इनको इंस्टॉल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और इसके बीच में जो जो बाधाएं आती हैं या किसी तरह की आशंकाएं सुरक्षा के संबंध में किसी की है, उसका भी विचार करते हुए, उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी का प्रबंध करते हुए सब धारणाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कई चीजों में जहां पे देश का हित आता है, जैसे मैं ये नहीं कह रहा आप की पार्टी, हो सकता अगर कांग्रेस पार्टी कल को ऑपोजिशन में होती तो वो भी ऐसा करती, लेकिन मेरा फिर भी ये कहने का मानना है कि जहां पे देश के हित की बातें हैं, जहां कंट्री के डेवलपमेंट की, विच थिंग्स आर देयर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड डिबेट, तो वहां पे चाहे ऑपोजिशन चाहे रूलिंग, सबको मिलजुट कर उसमें वो करना चाहिए, विच वॉज नॉट सीन forthcoming from you from BJP when FDI was concerned in multi-brand retailing. जो आम आदमी आज समझता है देश को उससे कितना फायदा होना था, which was not forthcoming from your party in investment in civil aviation sector. Look what is happening to the airlines. Most of the airlines are running at a loss. और Air India, उसकी मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा इंडियन एयरलाइंस की क्या हो रहा है। कब तक सरकार सब्सिडियां देते हैं कि जब तक सेक्टर्स को खोला नहीं जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाया नहीं, इकोनॉमिक जो डिसीजंस हैं बेसिक, जो कंट्री को ऊपर लाएंगे, हमारी GDP को बढ़ाएंगे, हमें सब्सिडीज कम करने में हेल्प करेंगे, वो क्रॉस पार्टी उसमें कॉपरेशन होना चाहिए। ये मेरा इसमें एक मानना है। आई थिंक दिस कंट्री हैज वन ममता बनर्जी एंड वी डोंट नीड एनी मोर, वन इज एनफ। अच्छा, अब मैं आखिर में ममता जी तो देखो अपोजिशन के साथ नहीं है ना, वो आपके साथ ही पहले नहीं उस समय भी बहुत खेल खेलती थी। ममता इज प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स, लेकिन हमने उस समय ममता जी को ममता से अपने साथ रखा हुआ था। ममता इज प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। आज का जो वोटर फिर इनके साथ जा रही है वो, अब आज का जो कल फिर इनके साथ जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब वो अब इतना सियाना हो गया, इतना समझदार हो गया, वो देख रहा है, वो समझ रहा है क्या हो रहा है। और जितना भी हमारे देश का जो एक तबका है जो थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है, पढ़ा लिखा, आप किसी से पूछ लें व्हाट डू यू थिंक्स ऑफ ममता बनर्जी। खैर मैं इसमें ज्यादा नहीं चाहता, दिस डिबेट इज नॉट अबाउट ममता बनर्जी। तो खैर बहुत रही अच्छी हमारी